बिरजू के माता पिता बहुत गरीब थे। उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी, इसलिए उसके पिता की दूसरी शादी करनी पड़ी थी। पिता तो दिन भर जंगल में लकड़ियाँ काटने चले जाते, पर सौतेली माँ बिरजू से घर का सारा काम करवाती। एक दिन सब काम खत्म करके बिरजू अपनी बकरी लेकर जंगल में जा रहा था, तभी किसी जहरीले कीड़े के काटने से वो बेहोश हो गया। उसी समय आसमान में 3 परियां जा रही थी। अरे वो देखो, एक युवक जमीन पर बेहोश पड़ा है। चलो चलकर देखते हैं क्या हुआ है उसे। 3 परियां नीचे उतरी। कितना सुंदर युवक है, लगता है किसी कीड़े ने काट लिया है। मैं अपनी रेशमी रुमाल के जादू से इसे अभी ठीक कर दूं, लेकिन ये हमारे बारे में सबको बता देगा। कौन उसकी बात पर विश्वास करेगा? तुम उसे ठीक कर दो। उर्वशी परी ने अपना सुगंधित रेशमी रुमाल उसकी नाक के पास लहराया और बिरजू उठकर बैठ गया। कौन हो तुम लोग? मैं तो बेहोश था, कैसे होश आया मुझे? तुम उठकर अपने घर जाओ और किसी से ये जिक्र न करना कि तुमने परियों को देखा है। ठीक है, पर मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या चाहिए, बोलो। मुझे एक अत्यंत लुभावनी खुशबू आ रही है। मैं चाहता हूँ वही खुशबू आप मुझे दे दे। तुम बहुत बुद्धिमान हो। ये रेशमी रुमाल रखो। रुमाल से आने वाली खुशबू से ही तुम ठीक हुए हो। इस रुमाल से तुम किसी का भी इलाज कर सकते हो, पर ध्यान रखना कभी लालच मत करना, वरना ये रेशमी रुमाल तुम्हारी किसी काम का नहीं रहेगा। इसकी सारी जादुई शक्तियाँ समाप्त हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ये बात हमेशा ध्यान रखूंगा। परियां रुमाल देकर आकाश में उड़ गई। बिरजू अपनी बकरियां लेकर घर आ गया। घर आकर उसने ये बात किसी से नहीं बताई कि उसके पास परियों का दिया हुआ जादुई रेशमी रुमाल है। एक बार उसकी बकरी बहुत बीमार पड़ गई। 2 दिन से वो लेटी हुई थी। उसने ना कुछ खाया ना पिया। जरा अपना रुमाल इसके ऊपर फेर कर देखता हूँ, शायद ये ठीक हो जाए। उसने जैसे ही बकरी के मुंह पर रुमाल फेरा, बकरी में करके उठ गई और पास पड़े हरे हरे पत्ते खाने लगी। बिरजू बहुत खुश हुआ। अब पूरे गांव में जब कोई बीमार पड़ता तो वो अपनी रुमाल से उसका इलाज कर देता। धीरे धीरे उसके घर पर बहुत भीड़ लगने लगी। एक दिन उसकी सौतेली माँ, तुम ये सारी चोंचले कहीं और जाकर करो। मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं आने वाले मरीजों की आवभगत करती फिरूं। नाम तो तुम्हारा होता है, मैं क्यों मेहनत करूं? मुझे क्या मिलता है? बिरजू चुपचाप माँ की बातें बर्दाश्त करता रहा। लोग उसे कुछ भी देना चाहते तो वो मना कर देता। एक दिन, यार बिरजू, तेरी माँ रोज रोज हंगामा खड़ा करती है, क्यों ना तुम मेरे घर में अपना इलाज शुरू कर देता? हमारी कोठी के आगे का कमरा बेकार ही पड़ी है। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। दूसरे दिन ही उसने अपना सामान उठाया और चंदन के घर चला गया। अब सारी भीड़ चंदन के घर की तरफ चली गई। चंदन ने उसका भरपूर फायदा उठाया। उसने बिरजू की माँ से मिलकर एक योजना बना ली। अब हर मरीज को अपने इलाज के लिए कुछ देकर जाना पड़ता। बिरजू इस बारे में कुछ नहीं जानता था, पर कुछ ही महीनों में दोनों घरों के हालत बदल गए। एक दिन जब बिरजू सो रहा था, तब उसने सपना देखा कि बिरजू, तुम्हें कुछ पता भी है? तुम्हारा दोस्त और तुम्हारी माँ मिलकर तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। तुम्हारे इलाज के बदले लोगों से पैसे, अनाज, सब कुछ वसूली हो रही है। हमने कहा था कि लालच करने से रुमाल की जादुई शक्ति खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं परी रानी, ऐसा मत करिए। मैं कल ही घर छोड़कर जंगल में चला जाऊंगा। वहीं एक कुटिया बनाकर निस्वार्थ भाव से लोगों का इलाज करूंगा। उसकी आंख खुली तो उसका पूरा बदन पसीने से लथपथ था। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे कानों कान खबर भी नहीं हुई। मैं अभी घर छोड़कर निकल जाता हूँ। बिरजू ने अपना सामान और रेशमी रुमाल एक थैले में भर लिया और आधी रात के ही घर से निकल पड़ा। काफी दूर जाने पर उसे लगा सुबह हो गई है। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पास में ही एक तालाब था। उसने वहीं पर हाथ मुंह धोया और पेड़ के नीचे एक चादर बिछाकर सो गया। अचानक उसकी नींद एक हिरन की करुण आवाज से खुल गई, जो तीर लगने से छटपटा रहा था। अरे ये कैसे हुआ? किसने इस बेचारे को तीर मार दिया? वो हिरन के पास जाकर इधर उधर देख ही रहा था कि उसने देखा कि एक घुड़सवार उसके पास आया और रुक गया। उसकी गर्दन घोड़े पर ही झुकी हुई थी। अरे इसकी पीठ में भी तीर लगा है। ये तो लगभग बेहोश है। बिरजू ने झट से घुड़सवार को पीठ से उतारकर अपनी चादर पर लिटा दिया। घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और हिरन एवं घुड़सवार दोनों के ऊपर रेशमी रुमाल लहरा दिया। रुमाल लहराते ही, तुम कौन हो बहादुर? मैं एक गरीब युवक हूँ। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तभी बिरजू की नजर हिरन पर पड़ी। जाओ दोस्त, अब तुम ठीक हो, भाग जाओ।
वरना फिर कोई शिकारी तुम्हें अपना शिकार बना लेगा। अचानक वो हिरन एक परी में बदल गया। मेरा नाम विशाखा है। मैं राजा के यहाँ उत्सव में पृथ्वीलोक पर आई थी, पर अचानक एक जादूगर की नजर मुझ पर पड़ गई। उसने मेरा पीछा किया और तभी मैंने हिरन का रूप धारण कर लिया। फिर ये तीर? हाँ, जैसे ही मैंने हिरन का रूप धारण किया, वहाँ एक शिकारी आ गया और उसने मुझे तीर से बीन दिया। और आपको तीर किसने मारा? इस हिरन को मारने के चक्कर में उसने मुझे भी तीर का निशाना बना दिया। हालांकि तीर चलाकर वो वहाँ रुका नहीं, पर हम दोनों घायल हो गए। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी जान बचाई। लगता है तुम्हारे ऊपर परियों की विशेष कृपा है। आपको कैसे पता? खुशबू से पता चल गया। हाँ, इसीलिए मैं जंगल में आ गया कि यहाँ निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा कर सकूं। गांव में दूसरे लोग मेरा फायदा उठा रहे हैं। युवक, तुम बहुत नेक काम कर रहे हो। तुम्हें जंगल में रहने की आवश्यकता नहीं है। मैं सुजानगढ़ का राजकुमार आयुष्मान हूँ। तुम मेरे साथ मेरे राज्य में चलो, हमारे राज्य में लोगों का इलाज करना। राजकुमार, आपके राज्य में बहुत से वैद्य हकीम होंगे, पर यहाँ जंगल में आप जैसे लोगों की मदद के लिए मेरा यहीं रहना उचित है। देखिए, इसी बहाने विशाखा परी से भी मुलाकात हो गई। शायद तुम ठीक कह रहे हो। चलो, मैं चलता हूँ। अगर संभव हो तो विशाखा परी किसी समय हमारे महल अवश्य आइए। आप बुलाएंगे तो मैं अवश्य आऊंगी। राजकुमार के जाने के बाद परी ने बिरजू के लिए तुरंत एक सुंदर कुटिया का इंतजाम कर दिया। अब से तुम यहाँ रहकर अपना काम निस्वार्थ भाव से कर सकते हो। तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था ये जादुई बर्तन कर देंगे। बस एक बात का ध्यान रखना, इस बर्तन और रेशमी रुमाल को कभी भी लालच के लिए मत प्रयोग करना। ठीक है। विशाखा परी चली गई। बिरजू अपनी कुटिया में गया तो सुगंधित व्यंजन की खुशबू से उसे महसूस हुआ कि वो बहुत भूखा है। ओह, चलकर पहले भोजन करता हूँ। उसने भोजन किया, फिर आकर चारपाई पर लेट गया। उसकी आंख लग गई। अचानक बाहर तेज बादल गरजने लगे और आंधी आ गई। सभी पेड़ चरमराने लगे। तभी उसकी कुटिया के दरवाजे पर धड़ 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 खटखटाहट की आवाज आने लगी। उसने दरवाजा खोला तो एक बूढ़ी औरत नीचे बैठी थी। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। अरे, आप कौन? मुझे पानी पिला दो बेटा। बिरजू ने उसे पानी पिलाया और रेशमी रुमाल उसके ऊपर लहरा दिया। मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं? मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। मेरी बीमारी की वजह से ही मेरे घर वालों ने मुझे जंगल में छोड़ दिया। अब मैं ठीक हो गई हूँ, पर वहाँ नहीं जाऊंगी। अम्मा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं बचपन में ही अपनी माँ को खो चुका हूँ। तुम मेरे साथ रहो। बुढ़िया ने बिरजू को गले लगा लिया। दोनों बहुत दिनों तक जंगल की कुटिया में रहे। कुछ साल बाद बूढ़ी अम्मा का स्वर्गवास हो गया। बिरजू ने बहुत से जानवरों और इंसानों की मदद की। उसकी ईमानदारी और परिश्रम देखकर एक दिन परिलोक से एक उड़न खटोला आया और बिरजू को परिलोक ले गया। उसको अपनी मेहनत का फल मिल गया था। रीतमपुर नामक एक सुंदर सा गांव था। वहाँ के लोग बहुत ईमानदार और नेक दिल के थे। वो एक छोटा सा गांव था और वहाँ के लोगों का रहन सहन भी बहुत साधारण सा था। गांव के सभी लोग आपस में बहुत प्यार से रहते थे। जब भी किसी एक को कोई समस्या आती तो वे सारे लोग मिलकर उनकी समस्या सुलझाते। उसी गांव में नैना नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपने बुजुर्ग माँ बाप के साथ रहा करती थी। उसका एक भाई भी था जिसका नाम किशन था, मगर किशन एक बार बाहर काम करने गया तो वो वहीं रह गया और उसने शादी करके अपना घर वहीं बसा लिया था। नैना अपने माँ पिताजी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो गांव में ही रहकर काम किया करती थी ताकि उसका और उसके परिवार का गुजारा हो सके। आखिर कब तक हमारी बेटी हमारा जीवन पालन करने की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी? हमें उसकी भी तो शादी करानी होगी। हमारा बेटा हमें छोड़ दिया, इस वजह से हम अपनी बेटी का तो जीवन बर्बाद नहीं कर सकते हैं। वहीं दूर खड़ी नैना ये सारी बातें सुन रही थी। माँ पिताजी, आप दोनों परेशान ना हो। अगर आप दोनों यही चाहते कि मेरी शादी हो जाए तो मैं शादी कर लूंगी। और रही बात पैसों की, तो भैया रोज मुझे शहर बुलाते हैं। मैं एक दिन वहां जाकर उनसे मिलकर अपनी शादी के लिए पैसे ले आऊंगी। नैना की ये बात उसके माता पिता मान जाते हैं, मगर नैना बस उनकी परेशानी कम करने के लिए
ये सब कह देती है। उसे शहर जाकर अपने भैया से एक भी पैसा मांगने का मन नहीं होता है। नैना गांव में यही सब सोचती हुई घूम रही थी। तभी उसका दोस्त राजीव वहां आ जाता है। क्या हुआ नैना, तुम आज बहुत चिंतित दिख रही हो। कब से तुम्हें देख रहा हूँ, कुछ ना कुछ सोचकर तुम परेशान हुए जा रही हो। कोई बात है तो मुझे बताओ। नैना राजीव को सारी बातें बता देती है। अब तुम ही बताओ राजीव, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी समस्या भी दूर हो जाए और मुझे अपने भैया से पैसे मांगने भी नहीं पड़े। अब इसका तो मुझे एक ही उपाय नजर आ रहा है। मुझे काफी पैसों की जरूरत है। तुम्हें काफी पैसों की जरूरत है तो तुम्हें कोई ऐसा काम ढूंढना होगा जो इस गांव में किसी ने नहीं किया हो। तभी जाकर तुम्हें शायद इतने पैसे जमा करने में मदद हो सकती है। नैना राजीव की बातों पर काफी सोचने लगती है और हर जगह कुछ नई चीजें ढूंढती रहती है, पर उसे कोई भी ऐसा काम नहीं मिलता जो गांव में अभी तक किसी ने नहीं किया हो। नैना फिर राजीव के पास जाती है। राजीव, लगातार 3 दिनों से मैं हर वो काम देख रही जो यहाँ गांव में किसी ने नहीं किया हो। आखिर मैं खुद के लिए कैसे कोई चीज ढूंढूं? तुम्हें यहाँ नहीं, यहाँ से बाहर जाकर कोई चीज ढूंढनी होगी। तुम एक काम करो, अपने भैया से सिर्फ मिलने के लिए उनके घर जाओ और वहां शहर में कोई ऐसा काम ढूंढो जो तुमने यहाँ किसी को करते नहीं देखा, और फिर यहाँ उस चीज को बहुत ही बढ़िया तरीके से करो। देखना, सब तुम्हारी चीजें खरीदने आएंगे और ऐसे में तुम्हें अपने भैया से पैसे भी नहीं मांगना पड़ेगा। नैना अगले ही दिन शहर अपने भैया के घर चली जाती है। आओ बहन, मैं तो तुम्हें कब से बुला रहा था। और बताओ, शहर कैसा लग रहा है तुम्हें? सब कुछ बहुत सुंदर है। अगर हो सके तो आप मुझे बाहर घुमाने ले चलेंगे? क्यों नहीं, हम सब शाम को घूमने जाएंगे। नैना ने सोचा वो घूमने के बहाने बाहर जाएगी और कोई ना कोई काम ढूंढ लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ सब कुछ एकदम नई नई चीज थी। नैना को कुछ भी समझ नहीं आया। वो वापस घर आ जाती है। अब मैं क्या करूं? मुझे यहाँ तो कुछ भी समझ नहीं आया। मैं गांव जाकर क्या करूंगी? तभी किशन की पत्नी नैना के लिए केक लेके आती है। नैना, मुझे याद है तुझे मीठी चीजें कितनी पसंद आती थी। ये फ्लेवर वाली केक खाकर देख, गांव वालों ने तो कभी ऐसी कोई केक देखा भी नहीं होगा। नैना ये सुनते ही उस केक को खा लेती है। उसकी स्वाद उसे बहुत पसंद आती है। वाह भैया, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। क्या इसे भाभी ने बनाया है? हाँ, तेरी भाभी को ये सब बनाना बहुत पसंद है। वाह भाभी, क्या आप मुझे भी ये बनाना सिखाएंगी? मैं सिखा तो देती, पर तुम्हें ना हमारे किचन के सामान इस्तेमाल करने आते हैं और ना ही तुम्हें ओवन चलाना आता। अब मैं तुम्हें क्या क्या सिखाऊं? क्यों परेशान हो रही हो नैना? तुम्हें जितना खाने का मन है तुम खा लो और पैक करके घर भी ले जाओ। ये सब सीखने की क्या जरूरत है? नैना भैया और भाभी की बातें सुनकर दुखी हो जाती है और जाने की तैयारी करने लगती है। जब नैना वापस जाने लगती है तभी वहां किशन का बेटा आकर नैना को एक बड़े डब्बे में केक भरकर दे देता है। नैना वहां से जाने लगती है। वो बहुत उदास होकर स्टेशन पर बैठ रही थी। तभी वहां एक बुजुर्ग आदमी आकर बैठ जाते हैं। नैना को इतना परेशान देख वो उसकी कारण जानना चाहते, पर नैना उन्हें कुछ नहीं बताती है। तभी नैना की नज़र गरीब बच्चों पर पड़ती है जो कचरे में से खाना निकाल रहे होते हैं। नैना उनके पास जाती है और उनके केक उन्हें खिला देती है। ये देख वो बुजुर्ग आदमी नैना से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वो ट्रेन में नैना के साथ ही वाले सीट पर बैठे हुए थे और वापस से उसकी परेशानी पूछने पर नैना उन्हें सब बता देती है। बस इतनी सी बात, तुम कुछ सीखना चाह रही हो और तुम्हें कोई लोग सिखा नहीं रहे। ये लो, एक किताब है, इसमें जो जो लिखा है बस वैसे ही पढ़ते जाना, तुम्हारी केक बनके तैयार हो जाएगी। नैना उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और घर आ जाती है। घर आकर वो उदास बैठी रहती थी। फिर उसने सोचा क्यों ना एक बार उस किताब की इस्तेमाल किया जाए। नैना ने अपने किचन में बैठकर उस किताब में केक बनाने की विधि को पढ़ने लगती है। जैसे ही उसने विधि पढ़ी, उसने देखा
उसके सामने एक बड़ा सा केक तैयार था। ये कैसे हुआ? आखिर ये केक बना कैसे? वो भागती हुई राजीव के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। जरूर वो कोई आम आदमी नहीं होगा। राजीव उस किताब को देखने लगता, तभी उसमें से एक चिट्ठी गिरती है। उसमें लिखा हुआ था, नैना, तुम एक बहुत नेकदिल लड़की हो। मैंने तुम्हें उन बच्चों को अपना केक खिलाते हुए देखा और मैं तुम्हें अपना ये जादुई केक बनाने वाला किताब दे रहा हूँ। अब तुम्हें कभी किसी और से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हें कैसे केक चाहिए इस किताब को बताओ, वो तुम्हें बिल्कुल वैसा केक बना के देगा। ये पढ़ते ही दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और नैना पूरे गांव में सभी को नए नए प्रकार के केक बनाकर बेचा करती थी। उसके माँ पिताजी बहुत खुश थे। नैना को महसूस होता है राजीव ही वही सही लड़का है जिससे उसे शादी करना चाहिए। दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। अब दोनों मिलकर जादुई केक बनाते और गांव शहर दोनों जगह बेचा करते थे। नैना और राजीव दोनों ने मिलकर अब तक बहुत पैसे कमा लिए थे। राजीव, चलो हम ऐसे जगह चलते हैं जहाँ केक बनाना सिखाते हो। मैं खुद केक बनाना सीखना चाहती हूँ। अब तो हमारे पास इतने पैसे हैं कि मैं कहीं बाहर जाकर ये सीख सकती हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। नैना केक बनाना सीखने लगती है और अब वो खुद से बिना किताब की मदद से ही स्वादिष्ट केक बना लिया करती थी। नैना उस किताब की मदद लेना बंद कर देती है और अब खुद ही बहुत स्वादिष्ट केक बनाकर बेचा करती थी।